Hello everyone, welcome to Fill Up Form. My name is Mini Mittal, your faculty for paper 2 UGC NET Commerce. So good afternoon to all. ठीक है, चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर. ठीक है, आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर को जिसका नाम है मानव संसाधन प्रबंधन. ठीक है, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. ठीक है, ये सबसे पहले जानेंगे कि आखिर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता क्या है. जी गुड आफ्टरनून वैशाली जी. सबसे पहले ये जानेंगे कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आखिर होता क्या है. ठीक है, जो भी एक्टिविटी जो है परफॉर्म की जाती है ह्यूमन रिसोर्सेज के द्वारा, यानी कि मानव प्रबंधन के द्वारा जो एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है, एचआर जो मैनेजर होते हैं कंपनी में आपने देखे होंगे, वो क्या काम करते हैं, वो जो लोग हैं जॉब पे रखने का काम करते हैं. ठीक है, रिक्रूटमेंट का, सिलेक्शन का काम करते हैं. तो जो वो एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है ना, उसी को हम बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. ठीक है, जैसे कि जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक तरीके का ये आर्ट है जो कि क्या करता है, ह्यूमन रिसोर्सेज को, ठीक है, यानी कि मानव प्रबंधन जो है ह्यूमन रिसोर्सेज को क्या करता है, एक्वायर करते हैं, मेंटेन करते हैं. इससे क्या है, अगर ये एक्वायर रहेंगे, ह्यूमन रिसोर्सेज मेंटेन रहेंगे, तो इससे क्या होगा, लोग काम करेंगे. अगर लोग काम करेंगे ऑर्गेनाइजेशन में, तो इससे वो जो भी गोल है ऑर्गेनाइजेशन का उसको अचीव कर पाएंगे. ठीक है, तो इसलिए मेन तो इसमें क्या था हमारा कि जो भी एक्टिविटी जो परफॉर्म की जाती है ह्यूमन रिसोर्सेज के द्वारा, वही ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजर के द्वारा, उसी को हम बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. ठीक है, जैसे कि इसमें बाकी हम देखें तो बोला गया है कि एचआरएम एक गतिशील दृष्टिकोण है जिसमें व्यक्तियों को काम पर रखना, सीधे सीधे लैंग्वेज है कि मतलब लोगों को क्या काम पर रखने का काम करता है. ठीक है, उन्हें संसाधन के रूप में विकसित करना. ठीक है, मैनेजमेंट के रूप में क्या करते हैं, उनको उनकी ग्रोथ होती है. ठीक है, और नौकरी की मांग के अनुसार उनकी सेवाओं का उपयोग, रख रखाव वगैरह करना. मतलब कि एक तरीके से जिस जॉब में जो डिमांड है, अब ऐसा तो है नहीं हर एक जॉब में सेम डिमांड हो. जैसे कि किसी जॉब में टेलीकॉलर की डिमांड हो सकती है, किसी जॉब में डाटा एंट्री की, किसी जॉब में कंप्यूटर ऑपरेटर, इस तरीके से. तो जो जॉब की जैसे जो डिमांड होती है उसको क्या किया जाता है, एक तरीके से एनालाइज किया जाता है. तो उस हिसाब से रिक्रूटमेंट चलती है. जैसे कि आपने सुना ही होगा कि इस चीज़ की हायरिंग चल रही है, टीचिंग की हायरिंग चल रही है. तो ये कंप्लीट करने का काम कौन करता है, एचआर मैनेजर. ठीक है, तो बाकी सेम लिखा हुआ है जो हमने हिंदी में रीड किया. ठीक है, अब इसमें हम देखें तो 3 वर्ड्स जो है इसमें बताए गए हैं. एक तो ह्यूमन, एक रिसोर्स और एक मैनेजमेंट. तीनों को अलग अलग इनने बताया हुआ है. ह्यूमन यानी कि व्यक्ति, जो भी स्किल्ड पीपल है जिसके अंदर कुछ ना कुछ जैसे कि स्किल्स हैं. जैसे कि इसमें बोला गया है एक दृष्टिकोण में कुशल लोगों को मुख्य संसाधन माना जाता है. मतलब कि कुछ ना कुछ उसमें कुशल लोग, जैसे कि कुछ ना कुछ उसमें अलग जरूर होगा. जी गुड आफ्टरनून रितु जी. तो जो पर्सन है वो बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल, एक्सपीरियंस्ड होगा. ठीक है, इस फील्ड में. नेक्स्ट हम देखें तो जैसे कि रिसोर्स. ठीक है, जो भी मतलब गोल है जो अचीव किया जा रहा है, उसके लिए जो रिसोर्सेज की जो कमी होती है उसको पूरा करना, जो भी रिसोर्सेज जरूरत पड़ते हैं. ठीक है, एंड जैसे कि हम दे सकते हैं इसमें संसाधन एक ऐसी चीज जिसका उपयोग संगठन के कार्यक्रम के लक्ष्य को पूरा करने के लिए किया जाता है. मान के चलिए रिक्रूटमेंट चल रही है, तो उसके लिए क्या क्या चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, तो उसके लिए कुछ सामान लेके आना. जो सामान लेके वो आएंगे उसी को क्या बोला जाता है, रिसोर्सेस. ठीक है, उस कमी को पूरा करना. नेक्स्ट हम देखें तो मैनेजमेंट तो जैसे कि हमारा पिछले हमने जैसे पढ़ रखे हैं, इसमें हमारे सारे आएंगे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग. तो ये सब हमने देखे थे, प्लान करते हैं, गाइड करते हैं, मोटिवेट करते हैं. ठीक है, तो ये हो गया मैनेजमेंट. तीनों का हमने जैसे कि अलग अलग मतलब देखा. ह्यूमन में हमने देखा कि कोई होशियार व्यक्ति, रिसोर्सेज में हमने देखा किसी चीज़ की कमी है उस जॉब में, तो फिर उसको क्या एक तरीके से पूरा करना, उसके लिए रिसोर्सेज लेके आना अलग अलग जगह से. मैनेजमेंट देखे तो हम
ये हमारे 5 जो मैनेजमेंट है वही आएंगे। बाकी इसमें पूरा ऐसे कि मीनिंग लिखा हुआ है हमारा कि ह्यूमन रिसोर्स जो है क्या होता है। ह्यूमन रिसोर्स रेफर्स टू ऑल द पीपल हु वर्क इन एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड पर्सोनल, मतलब कि जो भी व्यक्ति हैं जो काम करते हैं, ठीक है, तो उसी को क्या बोला जाता है, ह्यूमन रिसोर्स या पर्सोनल। ठीक है, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है मानव संसाधन HR उन सभी लोगों को संदर्भित करता है जो किसी संगठन में काम करते हैं। ठीक है, उन्हें क्या बोला जाता है, कार्मिक कहा जाता है, यानी कि HR भी कह सकते हैं, पर्सोनल भी कह सकते हैं। हाँ, गोल को पूरा करना, मतलब कि जो भी ऑब्जेक्टिव उन्हें टारगेट एक तरीके से डिसाइड किया कि हमें ये टारगेट पूरा करना है, तो उसको अचीव करना। ठीक है, वो अचीव कैसे करेंगे, जब जो ह्यूमन रिसोर्सेस हैं, ठीक है, HRM में जो ह्यूमन रिसोर्सेस हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, वो सारे एक्वायर होंगे या मेंटेन होंगे, तो इससे क्या होगा, अगर वो एक्वायर मेंटेन होंगे तो लोग उस पर काम करेंगे, लोग काम करेंगे तो गोल अचीव होगा। ठीक है, तो बाकी मेन तो हमारा समझ में आ गया कि आखिर HR मैनेजमेंट होता क्या है। ठीक है, और जैसे कि हम देखें इसमें आपको ये एक तरीके का आर्ट है, ये भी आपको याद रखना है कि ये आर्ट है जो ह्यूमन रिसोर्सेज को एक्वायर करता है, क्योंकि कभी ये ऑप्शन वाले क्वेश्चन में आ जाए तो ये याद रखने की नीड है। ठीक है, बाकी ये डेफिनेशन जो है दी गई है, जैसे कि इनने भी दिया, काफ़ी सारे लोग हैं जिनने इस डेफिनेशन को दिया है। जैसे कि ये बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एज द रिक्रूटमेंट सिलेक्शन डेवलपमेंट, मतलब इनने तो सिर्फ इतने पॉइंट लिखे हुए, बाकी आगे हम इसके फंक्शंस वगैरह आएंगे, इन सब पॉइंटों को डिटेल में देखेंगे। जैसे कि इन्हें बोला हुआ है मैनेजमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, प्रोक्यूरमेंट, डेवलपमेंट, रिसोर्सेज, ये सब है, इनको डिटेल में देखेंगे। ठीक है, अब आते हैं हम स्कोप पे। ठीक है, स्कोप ऑफ HRM, आखिर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्यों है, क्यों इसकी ज़रूरत है, आखिर क्या है इसका स्कोप है। जैसे हम बोलते हैं ना मार्केट में इस चीज़ का आजकल स्कोप बहुत ज़्यादा हो रहा है, लोग इसको यूज कर रहे हैं, तो वैसे ही ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट का आखिर इतना स्कोप क्यों है, क्यों इसको लोग इतना भाव दे रहे हैं, क्यों इतना मान रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर 1 हमारा दे रखा है वर्कफोर्स पर्सोनल। ठीक है, ये यानी कि पर्सन एम्प्लॉय से रिलेटेड ये होता है, मतलब एम्प्लॉय से रिलेटेड इसकी बात की जाएगी। जैसे कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, द मेन ऑब्जेक्टिव हियर इज टू इंश्योर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज इन अलाइनमेंट विद द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव, मतलब कि इसका जो मेन जो उद्देश्य है वो ये है कि एम्प्लॉयमेंट की ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ हो, वहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ हैं काम कर रहे हैं उनकी ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ होनी चाहिए, वो खूब सारा डेवलपमेंट करें फर्म में। इससे क्या होगा, गोल भी अचीव होगा, प्लस इसका ऑर्गेनाइजेशन का भी नाम होगा। ठीक है, एंड इट डील्स विद एवरीथिंग फ्रॉम रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन टू डेवलपमेंट ऑफ न्यू स्किल्स एंड इंसेंटिव्स, मतलब कि इसमें वो लगे ये डील करता है सारी चीज़ों से, जैसे कि जो हायरिंग की जाती है। जी गुड आफ्टरनून प्रियंका जी। जैसे कि जो हायरिंग की जाती है एक ऑर्गेनाइजेशन में, हायरिंग पहले देखा जाता है, पहले देखा हुआ आपने जैसे कि रिक्रूटमेंट, जैसे वैकेंसीज निकाली जाती हैं कि 400 वैकेंसी, 5 वैकेंसी, 10 वैकेंसी, इस तरीके से, तो ये रिक्रूटमेंट, फिर इसका सिलेक्शन किया जाता है कैंडिडेट्स का कि ये कैंडिडेट्स लेना है। ठीक है, तो उनके डेवलपमेंट के लिए क्या, उनकी नई नई स्किल्स को देखा जाएगा, उसी हिसाब से उनको रखा जाएगा जॉब पर। ठीक है, हिंदी में जैसे कि आप देख सकते हो स्कोप यानी कि HRM का दायरा, जिसमें हमारा था नंबर 1 पॉइंट कार्यबल कार्मिक, यानी कि ये एम्प्लॉयज से रिलेटेड था। इसमें जैसे बोला गया यहाँ मुख्य उद्देश्य संगठनात्मक लक्ष्यों और उद्देश्यों के साथ कर्मचारियों की वृद्धि और विकास सुनिश्चित करना है, मतलब कि कर्मचारियों से रिलेटेड ही है जो उनकी वृद्धि होना, ग्रोथ, डेवलपमेंट, ये सब। ठीक है, यह भर्ती और चयन से लेकर नए कौशल और प्रोत्साहन के विकास तक सब कुछ से संबंधित है, मतलब कि ये जो वैकेंसीज निकाली जाती हैं वहाँ से लेके कहाँ तक है ये, मतलब उसका सिलेक्शन होगा, मतलब उसका चयन किया जाएगा, उसके बाद क्या, उसका कौशल यानी कि डेवलपमेंट, उसका विकास होगा। ठीक है, देन ये सब सारी चीज़ किस में आएंगी, इंसेंटिव, मतलब कि अगर वो अच्छा काम करता है तो उसको क्या देना, इंसेंटिव देना सैलरी के साथ, यानी कि प्रोत्साहन देना। ठीक है,
तो ये सब क्या होता है हमारा कार्यबल कार्मिक, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखें वेलफेयर वेलबींग ऑफ एम्प्लॉयज, यानी कि जो एम्प्लॉयज हैं उनका क्या करना है, एक तरीके से कल्याण होना, मतलब कि एम्प्लॉय के बारे में सोचना कि उनके बारे में उनकी जो नीड्स हैं वांट्स हैं उनको क्या किया जाए, कंप्लीट किया जाए। जैसे कि इसमें बोला गया है कर्मचारियों का कल्याण, ठीक है। ये बोलता है यह कर्मचारियों के लिए आदर्श कार्य वातावरण बनाने से संबंधित है, ठीक है। एक अच्छा एनवायरनमेंट बनता है अगर उनके वेलफेयर उनके कल्याण के बारे में सोचा जाएगा। तो यह कार्यस्थल की कार्य स्थितियों और सुविधाओं से संबंधित है, मतलब कि उनको एक तरीके से फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती हैं, जिस एम्प्लॉय को जिस चीज़ की ज़रूरत है तो उसको वो फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। जैसे कि हमने पिछला देखा था, किसी को फिजियोलॉजिकल नीड थी, कपड़े, जो बेसिक नीड जो हमारी होती हैं, ठीक है, किसी को सेफ्टी की नीड थी, तो उस तरीके से उनकी नीड को क्या कंप्लीट किया जाए। कुछ बुनियादी जिम्मेदारियों में सफाई, आराम, दोपहर के भोजन के कमरे, आवास, परिवहन, स्वास्थ्य, सुरक्षा, प्रशिक्षण, चिकित्सा सेवाएं, ये सब क्या है एक तरीके से, और कल्याण निधि जैसी सेवाओं को ध्यान में रखना शामिल है। ये सारी एक तरीके से सेवाएं हैं जो हमें एम्प्लॉय जो है कर्मचारी जो है उसको ध्यान रखनी है कि अगर उसको इन चीज़ों की ज़रूरत है तो उसको प्रोवाइड की जाए, उनके वेलबींग उनके वेलफेयर का ध्यान रखा जाए, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे एम्प्लॉय वर्क प्लेस रिलेशन, यानी कि कर्मचारी कार्यस्थल संबंध। मतलब कि एक जो कर्मचारी है वो कर्मचारी जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, जिस कार्यस्थल पर वो काम कर रहा है, उन दोनों के बीच में रिलेशन कैसा होना चाहिए, एक तरीके से मेंटेन रहना चाहिए। अच्छा रिलेशन होगा तो अच्छा काम वो करेंगे, ठीक है। अगर वो सुन ही नहीं रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन की तो फिर काम कैसे चलेगा, ठीक है। तो इसलिए इन दोनों के बीच में रिलेशन मेंटेन रहना बहुत जरूरी है। जैसे कि इसमें बोला गया कर्मचारियों के हितों की रक्षा करना, ठीक है, उनके जो हक हैं उनको प्रोटेक्ट करके रखना, ठीक है, उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि सही व्यक्ति को नियुक्त करना, ठीक है। मतलब कि एक सही व्यक्ति जॉब पर रख लिया, उसके साथ साथ उनके हितों की भी रक्षा करनी चाहिए, मतलब कि उनका ध्यान एक तरीके से रखा जाए कि उन्हें क्या चाहिए, ठीक है। एचआरएम की एक और महत्वपूर्ण भूमिका कर्मचारी संघ के साथ संबंध बनाए रखना, ठीक है, और उनकी चिंताओं को संबोधित करना और विवादों को सुलझाना। मतलब ये एक तरीके से जो आप वहाँ पे और लोग जो होंगे मैनेजर सुपरियर उनके साथ क्या उनके रिलेशन मेंटेन रहना जरूरी है, उनकी चिंताओं को संबोधित करना, विवाद है उनको सुलझाना, ठीक है। आपस में अगर किसी कोई विवाद होता है तो उसको भी सुलझाने का काम करता है। तो मेन बात ये है कि कर्मचारी और जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके बीच में रिलेशन मेंटेन रहना चाहिए, ठीक है, जब भी जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसमें भी वही बोला गया है, ठीक है। अब हम देखेंगे फंक्शंस ऑफ एचआर मैनेजर, ठीक है, जिसमें से क्वेश्चन हमारा बेसिकली बनता है, ठीक है। तो इसमें हम देखें फंक्शंस ऑफ एचआर मैनेजर, यानी कि जो एचआर मैनेजमेंट है वो क्या करता है, एचआर जो है मैनेजमेंट करने का काम करता है। तो वो एक तरीके से दो तरीके में काम करेगा, एक तो मैनेजरियल फंक्शन में और एक ऑपरेटिव फंक्शन में। मैनेजरियल फंक्शन यानी कि ये एक तरीके से मैनेजर से रिलेटेड होगा, मैनेजर जो एक्टिविटी परफॉर्म करेगा उसकी बात की गई है। ऑपरेटिव फंक्शन यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की जो एक्टिविटी परफॉर्म की जाएंगी, ठीक है, तो वो क्या हो गया हमारा ऑपरेटिव फंक्शन। आगे सारे डिटेल में हमारे आएंगे, पर इसको पहले ऊपर देख लेते हैं। मैनेजरियल फंक्शन में हमारे कौन से आएंगे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग, ठीक है। वहीं पे हम ऑपरेटिव फंक्शंस हम देखें तो इसमें हमारे 6 तरह के आएंगे, प्रोक्यूरमेंट, डेवलपमेंट, मोटिवेशनल एंड कंपनसेशन, मेंटेनेंस, इंटीग्रेशन, इमर्जिंग इश्यूज। तो मेन जो है इसमें आपको पॉइंट याद रखने की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें जो आएगा तो अपना पॉइंट ही पूछने के लिए आएगा कि जैसे कि ऑपरेटिव फंक्शन में कौन सा आता है,
इस तरीके से भी दे सकता है, या फिर इनमें से कोई दे दे कि मेंटेनेंस के अंदर कौन से आएंगे, या इंटीग्रेशन या इमर्जिंग इश्यूज। तो मेन तो आप इसके पॉइंट अच्छे से याद रख लेना, ठीक है। बाकी हम अब इसकी डिटेल पे अच्छे से आते हैं, ठीक है। तो ये हमने देखा 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, मैनेजरियल फंक्शन एंड ऑपरेटिव फंक्शन। तो सबसे पहले हम आते हैं मैनेजरियल फंक्शन पर, ठीक है। मैनेजरियल फंक्शन में हमने देखा 4 तरह के आएंगे जो कि हमने पहले पढ़ रखे हैं, चारों के चारों, ठीक है। प्लानिंग सबसे पहले हम देखेंगे। प्लानिंग में क्या होता है कि इसमें जो फ्यूचर के डिसीजन है वो पहले से लेके रखना, कि अगर रिक्रूटमेंट की ज़रूरत है तो उसके लिए पहले से प्लान करना, ठीक है। किसी भी तो कोई भी एम्प्लॉय की ज़रूरत है, कमी पड़ रही है, ठीक है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखने का काम इसमें होता है, ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग में अगर हम देखें तो इसमें जो ड्यूटीज़ हैं या टास्क है वो सब असाइन किए जाते हैं लोगों के बीच में। सबसे पहले तो प्लानिंग कर ली कि इस तरीके से काम करना है, ठीक है, डिसीजन मेकिंग वगैरह। इसके बाद ऑर्गेनाइजिंग, जो भी काम है सबके बीच में बांट दो, आप ये वाली ड्यूटी निभाओ, आप ये वाली ड्यूटी निभाओ, ठीक है। एंड थर्ड हम देखें तो डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग में जो है हमारा ये मोटिवेशन, एम्प्लॉय का मोटिवेशन, ये सब इसमें आ जाएगा, ठीक है। इस पे हमारा डायरेक्टिव में अगर हम देखें तो इसमें सबसे पहले एक्टिविटीज़ को ग्रुपिंग किया जाता है। जो भी एक्टिविटी जो होगी उसको अलग अलग ग्रुपिंग कर दो, ठीक है। फिर उनको सौंप दो कि आप ये काम करो, आप ये काम करो, उनको एक तरीके से गाइड करने का काम इसमें करना है। इसके बाद हमारा मोटिवेशन इसमें आएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखें तो कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में मतलब सबसे लास्ट में क्या देखा जाता है, एक तरीके से सारा काम हो गया, फिर मतलब देखा जाए कि कौन कैसा काम कर रहा है, अच्छे तरीके से कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे। अच्छे तरीके से कर रहे हैं तो अच्छी बात है, अगर कोई अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहा, कोई भी डेविएशन निकल के आता है, गलती निकल के आती है, तो उसको फिर उस एम्प्लॉय को फिर क्या किया जाएगा, उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी ताकि वो आगे गलती ना करे, ठीक है। बाकी इसको एक बार हिंदी में देख लेते हैं। तो हम देख रहे थे सबसे पहले मैनेजरियल फंक्शन देख रहे थे, ठीक है, यानी कि प्रबंधकीय कार्य, ठीक है, जिसमें हमने देखे थे 4 तरह के हमारे आते हैं, नियोजन, आयोजन, निर्देशन और नियंत्रण, ठीक है। जिसमें नंबर 1 हम देखेंगे नियोजन को। ये जो है ये भविष्य के बारे में निर्णय लेने की प्रक्रिया करता है, मतलब कि जो भी भविष्य में उन्हें करना है पहले से सारी चीज़ें डिसाइड की जाती है। बिजनेस में ऐसा तो है नहीं कि बिजनेस ओपन कर लिया और जब भी वो सोच रहे हैं सारा कुछ कि ऐसे करें। एक बिजनेस में पहले से रणनीति बनाते हैं ना कि हमें ऐसे ऐसे करना है, पूरी प्लानिंग करते हैं वो एक तरीके से, ठीक है। यह उद्यम के उद्देश्यों को निर्धारित करने और उनकी पूर्ति के लिए आवश्यक भविष्य की कार्यवाहियों का चयन करने का काम की प्रक्रिया की जाती है। मतलब कि अगर कोई कमी है तो वो कमी ना आए, इसलिए पहले से सारी चीज़ों की प्लानिंग कर ली जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे संगठन यानी कि ऑर्गेनाइजिंग का। एक संगठन में प्रतिभागियों के बीच कार्य वितरित किए जाते हैं। सब लोगों के बीच क्या है, एक तरीके से काम को बांटा जाता है, ठीक है। संबंध स्थापित किए जाते हैं, ठीक है, और साझा लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए गतिविधियों का समन्वय किया जाता है। कर्मचारी एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं ताकि वे संगठन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मिलकर काम कर सकें। मतलब कि एक तरीके से ये बोला गया है कि जो आपस में जितने भी लोग होंगे वहाँ पे एम्प्लॉय, सबऑर्डिनेट, सुपीरियर, मैनेजर, ये सारे लोग जो होंगे
वो आपस में एक रिलेशन जो है मेंटेन करके रखते हैं। इससे फिर होगा क्या कि जो ऑर्गेनाइजेशन का जो लक्ष्य होगा, जो भी गोल होगा, वो अचीव हो सके। ठीक है, तो इसमें क्या देखा हमने, जो एक्टिविटीज़ हैं उनको ग्रुपिंग किया गया सबसे पहले, फिर सबको ड्यूटी एक तरीके से दे दी गई। थर्ड नंबर हम देखेंगे निर्देशन। ठीक है, यानी कि डायरेक्टिंग। प्रभावी निर्देशन और प्रेरणा के माध्यम से विभिन्न स्तरों पर कर्मचारियों को संगठन में यथासंभव पूर्ण योगदान देने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। ठीक है, यानी कि मोटिवेशन, मतलब कि लोगों को एक तरीके से मोटिवेशन किया जाएगा। कार्यबल की पूरी क्षमता का प्रयोग कमांड और प्रोत्साहन के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। मतलब कि उनको एक तरीके से जो भी काम करना है उसके लिए उनको कमांड किया जाए कि आपको ये करना है, उनको सुपरवाइज किया जाए, गाइड किया जाए। ठीक है, देन उनको मोटिवेशन यानी कि प्रोत्साहन भी करेंगे कि अगर आप ऐसा काम करते हो तो आपको ये इंसेंटिव मिलेगा या आपका प्रमोशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब किस में आएगा, हमारा निर्देशन यानी कि डायरेक्टिंग में। 4 नंबर हम देखें तो नियंत्रण यानी कि कंट्रोलिंग। ठीक है, इसमें तो हमने सीधे सीधे देखा था कि पूरा जो काम है उसकी एक तरीके से जांच की जाएगी। ठीक है, जांच करने के बाद क्या होता है, कोई अगर गलती पाई जाती है, अगर कोई गलती पाई गई उस कार्य में, तो उसके लिए वो कुछ ना कुछ डिसीजन लेंगे, टेकिंग करेक्टिव एक्शन, मतलब कि कुछ ना कुछ उस पर एक्शन लिया जाएगा सही बिल्कुल। जैसे कि उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी फिर से। ठीक है, या फिर उनको दूसरे डिपार्टमेंट में डाल दें अगर वो उस डिपार्टमेंट में अच्छा काम नहीं करते हैं तो ये सब कंट्रोलिंग में देखते हैं, एक फाइनल डिसीजन लिया जाता है। अब इसके बाद हम देखेंगे ऑपरेटिव फंक्शन को। ऑपरेटिव फंक्शन यानी कि जो भी एक्टिविटी जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर परफॉर्म होती हैं उसी को क्या बोलते हैं हम, ऑपरेटिव फंक्शन। प्रोक्यूरमेंट हम देखेंगे, यानी कि इसमें सबसे नंबर 1 है प्रोक्यूरमेंट फंक्शन। प्रोक्यूरमेंट फंक्शन सीधे सीधे बोला गया है, प्रोक्यूरमेंट इज कंसर्न्ड विद हायरिंग पीपल हु पजेसेस रिक्वायर्ड नॉलेज, स्किल्स एंड एप्टीट्यूड। मतलब कि लोगों को जॉब पे हायर किया जाएगा उनकी स्किल के हिसाब से, उनकी नॉलेज के हिसाब से। ठीक है, मतलब कि जो पर्सन जिस चीज़ में अच्छा है उस हिसाब से उसको लिया जाएगा। क्योंकि किसी की स्किल्स कंप्यूटर में अच्छी होती है, किसी की बोलने में अच्छी होती हैं, जैसे किसी की कंप्यूटर में अच्छी है तो उसको डाटा एंट्री के लिए लिया जाएगा, किसी की बोलने में अच्छी है तो उसको टेलीकॉलर की जॉब में। तो इस तरीके से अलग अलग सबको हायर किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसमें हम देखें प्रोक्यूरमेंट के बाद बी नंबर रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। रिक्रूटमेंट यानी कि हमने देखा द फंक्शन ऑफ रिक्रूटिंग कैंडिडेट ब्रिंग्स अ पूल ऑफ पोटेंशियल एम्प्लॉयज टू द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब एक तरीके से रिक्रूट किया जाएगा कैंडिडेट को। ठीक है, वैकेंसीज निकाली जाएंगी। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा, बेस्ट कैंडिडेट को उस सब में से चूज किया जाएगा, यानी कि सिलेक्शन। जो कैंडिडेट अच्छा है तो उसको चूज किया जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद है हमारा नेक्स्ट जॉब एनालिसिस एंड डिजाइन। मतलब कि एक तरीके से इसमें देखा जाएगा कि आखिर जॉब में किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, क्या रिक्वायरमेंट है। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको क्या देनी है, तो सारी चीज़ें इसमें देखी जाएंगी एक तरीके से। जैसे कि इसमें बोला गया है जॉब एनालिसिस इज द प्रोसेस ऑफ डिस्क्राइबिंग ए जॉब नेचर एंड आउटलाइनिंग द ह्यूमन रिक्वायरमेंट। मतलब कि जॉब का नेचर क्या है ये डिफाइन किया जाएगा। जॉब का नेचर यानी कि ऐसा तो है नहीं सब सेम पोस्ट पर होंगे, कोई किसी पोस्ट पर होगा तो कोई किसी पोस्ट पर होगा, तो एक तरीके से उसका नेचर डिफाइन किया जाएगा। एंड इसमें आउटलाइन किया जाएगा ह्यूमन की जो रिक्वायरमेंट है, ज़रूरत है उसकी आखिर क्या है। ठीक है, जैसे कि एजुकेशन, ट्रेनिंग, एक्सपीरियंस, ये सब उस पर्सन में देखा जाएगा। हाँ, मतलब कि कोई भी कैंडिडेट है अगर उसको हायर कर रहे हैं तो हम भी तो ऐसे क्वालिफिकेशन निकालते हैं कि जैसे कि बीएससी चाहिए, बीकॉम चाहिए, इस तरीके से क्वालिफिकेशन। या फिर कोई एक्सपीरियंस मांगा जाता है कि आप में एक्सपीरियंस होना चाहिए 1 ईयर का, 2 ईयर का। तो इस तरीके से वो कुछ रिक्वायरमेंट उस पर्सन के लिए रखी जाती है। एंड जॉब नेचर रखा जाता है कि जो हायरिंग है जैसे कि अलग अलग निकाली गई हैं। जैसे कि मान के चलिए टीचिंग फील्ड में ले ले, बायोलॉजी की हायरिंग, कॉमर्स की हायरिंग, इस तरीके से। तो जॉब का नेचर उसमें बताया जाएगा, एक पूरा पेपर के फॉर्म में ये रेडी रहता है, उसमें सारी डिटेल लिखी रहती हैं। ठीक है,
नेक्स्ट हम देखें HR प्लानिंग। ठीक है, HR प्लानिंग का मतलब होता है जैसे कि अगर मान के चलिए ऑर्गेनाइजेशन में जैसे कि 5 कैंडिडेट है लेकिन हमें ज़रूरत है 10 कैंडिडेट की, तो हम क्या करेंगे 5 कैंडिडेट की जो रिक्वायरमेंट है उसको भी पूरा करेंगे और उनको हायर करेंगे। तो इसमें मैन पावर यानी कि जो HR होते हैं, जो एम्प्लॉय होंगे, उनको एक तरीके से देखा जाएगा कि उनकी नीड है तो रिक्वायरमेंट उनके लिए निकाली जाए। ठीक है, तो इसमें बोला गया है HRP इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस दैट इन्वॉल्व सिस्टमैटिकली फोरकास्टिंग एंड प्लानिंग फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन फ्यूचर ह्यूमन रिसोर्स नीड। यानी कि इसमें वही बोला गया है कि अगर फ्यूचर में ह्यूमन रिसोर्सेज की नीड है, ह्यूमन रिसोर्सेज यानी कि एक ये पर्सन है। ठीक है, मतलब कि जो आपने देखे होंगे काफ़ी सारी कंपनीज में HR होते हैं, तो एक तरीके से वही। तो इसमें बोला गया कि अगर HR की नीड है, ठीक है, फ्यूचर के लिए, तो उसको प्लान किया जाए, उसको फोरकास्ट किया जाए, यानी कि मतलब फिर वैकेंसीज निकालें, वैकेंसीज के बाद उनका सिलेक्शन हो, ये सब चीज़ें। ठीक है, द गोल ऑफ HRP इज टू इंश्योर दैट द राइट पीपल विद द राइट स्किल्स इन द राइट प्लेसेस एट द राइट टाइम। मतलब कि जो मेन ह्यूमन रिसोर्सेज प्लानिंग का जो उद्देश्य होता है वो आखिर क्या होता है कि इंश्योर करना सही जो पीपल है, मतलब सही एक तरीके से कैंडिडेट हायर किया जाए। ये नहीं कि उसमें स्किल्स ही नहीं है हम उसको हायर कर रहे हैं। ठीक है, मतलब कि एक तरीके से राइट स्किल, सही स्किल उसमें होनी चाहिए और सही प्लेस पे हायर किया जाए और सही समय पर हायर किया जाए। ठीक है, तो ये क्या है हमारा पूरा ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। ठीक है, जैसे कि ऊपर ये लिखा था पूरा। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट प्लेसमेंट को। ठीक है, प्लेसमेंट में यानी कि हम जैसे कि देखेंगे जॉब पे लेके जो भी कैंडिडेट है उसको क्या करना, जॉब पे लेके आना। इट इज़ द प्रोसेस दैट एंश्योर ए 360 डिग्री फिट प्लेसमेंट इज द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग ए न्यू एम्प्लॉय टू जॉब रोल दैट मैचेस देयर स्किल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। मतलब ये एक तरीके से मान के चलो कोई पर्सन है, ठीक है, अपना रिज्यूम लेके आया है, उसकी क्वालिफिकेशन स्किल वगैरह सब मैच कर जाती हैं, तो फिर उसको क्या करना, नए एम्प्लॉय जो है उसको लेके आना कंपनी में, उसको कंपनी में रख लेना कि ताकि वो एक तरीके से जॉब पे रख लेना, फिर वो काम करे। ठीक है, तो ये किस में हो जाएगा हमारा प्लेसमेंट पे। नेक्स्ट हम देखें तो इंडक्शन एंड ओरिएंटेशन। इंडक्शन एंड ओरिएंटेशन यानी कि जो भी एम्प्लॉय है जिसको हम ऑफिस में लेके आए हैं, फिर उसके बाद उसको बॉस जो है मेन उससे इंट्रोड्यूस करवाना। ठीक है, these are new technique that new employees adapted to their new surrounding introduce them to the practices policies and people। मतलब कि वहाँ पे सभी से क्या करना, एक तरीके से इंट्रोड्यूस करवाना कि कोई भी न्यू एम्प्लॉय आया है तो उसको पहले से तो सारी चीज़ें पता है नहीं, उसको सबसे इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा एंड वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस भी उसे बताने पड़ेंगे जिससे वो फॉलो कर पाए, गलती ना हो। ठीक है, तो ये सब इसमें आएगा इंडक्शन एंड ओरिएंटेशन। मतलब ये एक तरीके से ये पूरा प्रोसेस चलते आ रहा है, आपने देखा ही होगा। सबसे पहले हमने वैकेंसी निकाली, रिक्रूटमेंट, फिर हमने उनका चयन किया, सिलेक्शन किया। ठीक है, फिर जैसे कि एक तरीके से जॉब को मतलब हमने डिफाइन किया कि जॉब में एक तरीके से क्या है, फिर प्लानिंग की, ठीक है, प्लेसमेंट किया, उसको हम लेके आए कंपनी में, इसके बाद उसको बॉस से मीटअप करवाया। ठीक है, एंड नेक्स्ट है हमारा इंटरनल मोबिलिटी। इंटरनल मोबिलिटी का मतलब होता है, मान के चलिए कोई भी एम्प्लॉय है, ठीक है, अगर उसकी जो रिक्वायरमेंट है दूसरे डिपार्टमेंट है तो हम क्या करेंगे, उसको इस डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट पर शिफ्ट कर देंगे। मान के चलिए सेल्स डिपार्टमेंट में वो एम्प्लॉय है एंड परचेज डिपार्टमेंट में उसकी नीड है एक तरीके से मतलब वहाँ पे कमी पड़ रही है मेन पावर की, यानी कि लो एम्प्लॉय की वहाँ पे काम करने के लिए नहीं है, तो उस पर एम्प्लॉय को क्या किया जाएगा, सेल्स डिपार्टमेंट से परचेज डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, जैसे कि इसमें बोला है द मूवमेंट ऑफ वन जॉब टू अनदर थ्रू ट्रांसफर और प्रमोशन, यही होता है हमारा इंटरनल मोबिलिटी, यानी कि एक तरीके से उसका ट्रांसफर या प्रमोशन कर देना। ठीक है, एक जॉब से दूसरी जॉब पे। एंड बाकी ये इसके जैसे ऊपर लिखी हुई है आंतरिक गतिशीलता। ठीक है,
एक नौकरी से क्या क्या दूसरी नौकरी में जाने का आंतरिक गतिशीलता कहा जाता है। तो फर्स्ट हमने जैसे कि देख लिया, ठीक है। अब इसके बाद आएगा हमारा डेवलपमेंट फंक्शन, ठीक है। सबसे पहले हमने प्रोक्यूरमेंट फंक्शन देखा, जिसमें पूरा पर्सन की हायरिंग से लेके लास्ट तक किया जा रहा था, जैसे उसका इंडक्शन हुआ था, मतलब पूरा उसकी प्लेसमेंट हो गया था जॉब पर, ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे डेवलपमेंट फंक्शन, ठीक है। डेवलपमेंट में यानी कि जो एम्प्लॉय है उसकी डेवलपमेंट के बारे में सोचना कि मतलब आखिर हमने उसको ले तो आए अपनी कंपनी में, बट उसका डेवलपमेंट आखिर कैसे हो, उसकी ग्रोथ कैसे हो। तो ये सब किस में आएगा, हमारे डेवलपमेंट फंक्शन में, ठीक है। बाकी जैसे कि एक बार इसको हिंदी में देख सकते हो, डेवलपमेंट फंक्शन यानी कि विकास कार्य, विकास का उद्देश्य ज्ञान को उपयोगी तरीके से समझने की क्षमता को बढ़ाना, ठीक है। किसी एम्प्लॉय में अच्छा खासा विकास है तो उसको आगे तक अच्छी खासी नॉलेज है तो उसको आगे तक ले जाने में हेल्प उसकी करना, हेल्प कौन करेगा, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये बाकी हम अब इसके फंक्शंस पे आते हैं। डेवलपमेंट फंक्शंस के कुछ हैं, जैसे कि नंबर 1 है हमारा ट्रेनिंग, ठीक है। मतलब ये एम्प्लॉय जो है उसको इसकी मतलब कोई एम्प्लॉय है, मान के चलो उसमें अगर कोई स्किल्स या नॉलेज नहीं है, उसको काम वो नहीं आ पा रहा, ठीक है, नहीं आता है, तो उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाओ, सीधी सी बात है, जिससे क्या उसको वो भी उस पर्सन को भी, उस एम्प्लॉय को भी वो काम आने लग जाएगा। जैसे काफ़ी जगह आपने देखा होगा ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, इसलिए की जाती है अब सीधी सी बात है, कोई पर्सन में अगर स्किल्स नहीं है, ऐसा तो है नहीं उसको जॉब पर ही ना रखें, ठीक है। तो उसको एक ऑप्शन तो हमारे पास है ना, ट्रेनिंग उसको प्रोवाइड की जाए जिससे वो अच्छा काम करके देगा, ठीक है। तो ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। नेक्स्ट हम देखें उसका एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट होगा। इट इज सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग मैनेजरियल स्किल्स कैपेबिलिटीज थ्रू एप्रोप्रिएट प्रोग्राम्स। मतलब कि एक तरीके से कुछ प्रोग्राम्स वगैरह जैसे रखे जाएंगे जिससे उनकी स्किल्स, उनकी कैपेबिलिटी का पता चलेगा, आखिर इस एम्प्लॉय के अंदर कितनी कैपेबिलिटी, कितनी क्षमता है काम करने की, कितनी उसके अंदर स्किल्स हैं, ठीक है। बाकी जैसे इसमें था हमारा प्रशिक्षण एंड कार्यकारी विकास, ठीक है, ये आप देख लेना। नेक्स्ट है हमारा कैरियर नियोजन और विकास, ठीक है। कैरियर नियोजन और विकास यानी कि कैरियर, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कैरियर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, ठीक है। इसमें बोलते हैं कैरियर प्लान बाय मीन्स ऑफ एजुकेशन, ट्रेनिंग, जॉब सर्च एंड एक्वाजिशन ऑफ वर्क एक्सपीरियंसेस। मतलब कि एक जो एम्प्लॉय है उसकी पूरी एक तरीके से क्या करना, हाँ, कैरियर प्लानिंग करना, ठीक है। मतलब कि एक तरीके से मान के चलो कोई भी ऐसे एम्प्लॉय है, आज वो इस छोटी पोस्ट पर है, तो एक तरीके से उसको बड़ी पोस्ट पर ले जाना, उसकी कैरियर प्लानिंग करना कि अच्छा काम करता है तो इसका एक तरीके से प्रमोशन हो सकता है, ठीक है। तो अच्छी पोस्ट पर ले जाने का काम एक तरीके से इसमें किया जाता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट हम देखें HRD, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। HRD एम्स एट डेवलपिंग टोटल ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कि इसका जो मेन मोटिव वो क्या होता है, पूरी ऑर्गेनाइजेशन का ही एक तरीके से डेवलपमेंट इसमें करना है, ठीक है। बाकी ऐसे इसमें थे कैरियर नियोजन और विकास, मानव संसाधन विकास, ठीक है। अब हाँ, अब आते हैं हम नंबर 3 पर, ठीक है। हमने 2 देख लिए, प्रोक्योरमेंट फंक्शन देख लिया और डेवलपमेंट फंक्शन देख लिया। अब 3rd नंबर आएंगे हम मोटिवेशन और कंपनसेशन, ठीक है। मोटिवेशन यानी कि ये हम वर्ड से पता चल रहा है कि मोटिवेट करना एम्प्लॉयज़ को, यानी कि उनको अच्छा इंट्रिंसिक रिवार्ड देना, एक्सट्रिंसिक रिवार्ड देना, जिससे क्या है वो मोटिवेट होंगे और काम अच्छा करके देंगे। यानी कि अंदर ही इंट्रिंसिक यानी कि अंदर ही उनको रिवार्ड देना। यूनिट एक्चुअली कंप्लीट हो गई है हमारी।
4 यूनिट कंप्लीट हो गई हैं, जिसमें से हमने जो अकाउंटिंग वाली जो यूनिट है उसको हमने स्किप किया था, क्योंकि उसको हम इनकम टैक्स के साथ एक साथ लेंगे अकाउंट्स को, ठीक है। तो हमने उसको स्किप किया था। जैसे कि हमारी यूनिट हो गई नंबर 1, 3, 4 एंड 5 हमारी चल रही है। नो आई थिंक हमारी जो यूनिट है वो हो गई है इंटरनेशनल बिजनेस एंड बिजनेस एनवायरनमेंट, बिजनेस इकोनॉमिक्स, बिजनेस फाइनेंस एंड बिजनेस स्टैट्स, ठीक है। एंड ये हमारी अब चल रही है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जिसमें से हमारा एक पार्ट तो जैसे हो ही चुका है, ठीक है। बिजनेस मैनेजमेंट तो हमने कर लिया, हमारा अब HRM चल रहा है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ठीक है, जो कि हम आज स्टार्ट ही किया है HRM। तो ये भी बस थोड़ा सा ही बचा है, ऑलमोस्ट हमारा जल्दी हो जाएगा। तो हम क्या देख रहे थे, हाँ, मोटिवेशन एंड कंपनसेशन फंक्शन, ठीक है। इसको एक बार हिंदी में देख लेते हैं। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो लोगों को आंतरिक उपलब्धि, मान्यता, जिम्मेदारी और बाहर नौकरी, डिजाइन, कार्य ये सब देती है। यानी कि एक तरीके से इंट्रिंसिक रिवार्ड और एक्सट्रिंसिक रिवार्ड। इंट्रिंसिक रिवार्ड यानी कि कौन से हो गए हमारे आंतरिक जो रिवार्ड हम बोलेंगे, जैसे कि उनको उपलब्धि प्रोवाइड करवाना, मान्यता देना, जिम्मेदारी देना, ये सब हमारे इंट्रिंसिक हो गए, यानी कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हैं, ठीक है। बाहरी हम देखें तो बाहरी कौन से होते हैं, नौकरी को डिजाइन करना, कार्य को शेड्यूल करना, मूल्यांकन आधारित प्रोत्साहन, ठीक है। तो ये सब हमारे एक्सट्रिंसिक हो गए। अगर दो तरीके के हम इनको रिवार्ड जो है प्रोवाइड करेंगे तो इससे होगा क्या, वो मोटिवेट हो जाएंगे, ठीक है। जैसे कि इसमें देख सकते हो इंट्रिंसिक हमारे ये दे रखे हैं सारे, एंड एक्सट्रिंसिक ये सारे, ठीक। तो अब इसमें पूरे डिटेल में हमारे पॉइंट जो हैं आएंगे, ठीक है। तो सबसे नंबर 1 हमारा दे रखा है मोटिवेशन एंड कंपनसेशन में जॉब डिजाइन, ठीक है। इसमें बोला गया है ऑर्गेनाइजिंग टास्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स हैविंग ए प्रोडक्टिव यूनिट ऑफ वर्क इज कॉल्ड जॉब डिजाइन। मतलब कि जो भी काम है, जो भी कार्य है फर्म में, ऐसा तो है नहीं कोई ना कुछ काम ही नहीं रहता, कुछ ना कुछ काम जरूर रहता है। तो उसकी ड्यूटीज वगैरह देना, उसके टास्क देना, ठीक है, एंड उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बताना कि आपको ये कार्य पूरा करके देना है, ठीक है। तो ये सब किस में आएगा, हमारा जॉब डिजाइन में। एंड नेक्स्ट है हमारा वर्क शेड्यूलिंग। वर्क शेड्यूलिंग यानी कि एक तरीके से वर्क को बताना कि किस पर्सन को फुल टाइम वर्क दिया जाएगा, किस पर्सन को पार्ट टाइम वर्क, या किसको वर्क फ्रॉम होम। तो ये सब हम किस में देखेंगे, वर्क शेड्यूलिंग में। एंड इसके बाद हम देखें तो नेक्स्ट है हमारा मोटिवेशन, ठीक है। मैनेजर्स जनरली ट्राई टू मोटिवेट पीपल थ्रू प्रॉपरली एडमिनिस्ट्रेट रिवार्ड, फाइनेंशियल एज वेल नॉन फाइनेंशियल रिवार्ड, ठीक है। मतलब एक तरीके से मैनेजर जो है कंपनी का, जो टॉप लेवल का होता है, तो वो क्या करेगा, अपने एम्प्लॉय को एक तरीके से मोटिवेट करने के लिए ट्राई करता है, कुछ ना कुछ रिवार्ड देके, कुछ ना कुछ लालच देके, जिससे वो अच्छा काम करें, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे जॉब इवैल्यूएशन। ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मली डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ जॉब थ्रू द प्रोसेस ऑफ जॉब इवैल्यूएशन। एक तरीके से क्या किया जाएगा इसमें, जो भी जैसे जॉब है, सारे पर्सन जो है अलग अलग पोस्ट पर होंगे, तो हर एक जॉब की एक तरीके से कंसर्न किया जाएगा, हर एक जॉब की एक तरीके से औकात देखी जाएगी, किस जॉब की क्या औकात है, ठीक है। तो ये सब किस में देखा जाएगा, हमारा जॉब इवैल्यूएशन में, ठीक है। नेक्स्ट हम देखें परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल में जैसे एक तरीके से क्या होता है, एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को अप्रेजल किया जाएगा, इसके बेस पर डिसाइड करेंगे कि हम किस एम्प्लॉय को कितना पेमेंट दें, मतलब क्या पेमेंट किसका डिसाइड करें, ठीक है। एंड इसमें पेमेंट की भी बात की जाती है। मान के चलिए अगर इसमें कोई परफॉर्मेंस अच्छा नहीं करता है तो उसमें इम्प्रूवमेंट लेके आना उस एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस में। जैसे कि हम इसमें देखें हिंदी में बाकी देखें तो
जैसे प्रेरणा, मोटिवेशन हमने बात की थी, नौकरी का मूल्यांकन किया था, ठीक है। इसके बाद प्रदर्शन मूल्यांकन यानी कि परफॉर्मेंस अप्रेजल, ठीक है। मतलब कि अगर कोई पर्सन अच्छे से काम नहीं कर रहा है तो उसकी परफॉर्मेंस को सुधारना, ठीक है। और एक तरीके से उसकी परफॉर्मेंस के बेस पर, अगर वो अच्छा काम नहीं कर रहा है उसकी परफॉर्मेंस को तो सुधारा जाएगा। और कोई अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है बहुत ज़्यादा, ठीक है, तो उसके हिसाब से उसका पेमेंट डिसाइड किया जाएगा कि इस पर्सन को हम इतनी सैलरी देंगे, ठीक है। तो ये क्या किया जा रहा है, एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को अप्रेजल करना, मतलब कि मूल्यांकन करना, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखें तो कंपनसेशन एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। कंपनसेशन एडमिनिस्ट्रेशन मतलब कि दिस इज द प्रोसेस डिवाइडिंग हाउ मच एन एम्प्लॉय शुड बी पेड, मतलब कि एम्प्लॉय को कितना पे एक तरीके से करना चाहिए, कितनी सैलरी देनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम देखिए इंसेंटिव एंड बेनिफिट, जैसे कि मान के चलिए वेजेस वगैरह देना। अगर कोई अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है तो उसको ऑब्वियसली बात है कुछ ना कुछ अलग से इंसेंटिव दिया जाएगा, यानी कि सैलरी तो उसकी है ही, मान के चलिए 10,000, अच्छा काम करता है तो उसको प्लस अलग से और पैसे देना, ठीक है। तो ये क्या होता है हमारा इंसेंटिव, पैसे के रूप में भी दे सकते हैं या फिर कोई बेनिफिट भी उसको अलग से दिया जा सकता है, कोई पॉलिसी वगैरह दे दी, ठीक है। तो इससे क्या, इन सब चीज़ों से वो क्या हो रहे हैं, एक तरीके से मोटिवेट हो रहे हैं इसमें, क्योंकि एम्प्लॉय का ही भला हो रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे मेंटेनेंस फंक्शन को, यानी कि जिसको रख रखाव कार्य भी बोला जाता है। मेंटेनेंस फंक्शन यानी कि मतलब जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको सेफ्टी सिक्योरिटी वगैरह प्रोवाइड करना, ठीक है। जैसे कि हमने पिछले पढ़े थे, इट एम्स एट प्रोटेक्टिंग एंड प्रिजर्विंग द फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल हेल्थ ऑफ एम्प्लॉयज़ थ्रू वेरियस वेलफेयर मेजर्स, मतलब कि एक तरीके से इसमें जो एम्प्लॉय हैं उनका ध्यान रखा जाएगा, उनको क्या ज़रूरत है, सेफ्टी की ज़रूरत है तो उनको सेफ्टी प्रोवाइड करना, सिक्योरिटी चाहिए तो सिक्योरिटी, ठीक है। अगर हेल्थ से रिलेटेड उन्हें ज़रूरत है तो उनका पूरा वेलफेयर का एक तरीके से ध्यान रखा जाएगा, ठीक है। जैसे इसमें बोला गया इसका उद्देश्य विभिन्न कल्याणकारी उपायों के माध्यम से कर्मचारियों के शारीरिक और मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य की रक्षा और संरक्षण करने का काम करता है, ठीक है। जैसे कि नंबर 1 हमारा दे रखा है मेंटेनेंस पे हेल्थ एंड सेफ्टी, ठीक है। Managers at all levels are expected to know and enforce safety and health standards throughout the organization, ठीक है। They must ensure a work environment that protect employee from physical hazards, unhealthy condition and unsafe act of other personnel, मतलब कि एक तरीके से उन्हें कुछ भी जो उनकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है तो वो काम उनको नहीं दिया जाएगा, ठीक है, जिससे उनका नुकसान है। तो ऑर्गेनाइजेशन जो है उनको वो काम प्रोवाइड नहीं करेगी, पूरा एक तरीके से वर्क एनवायरनमेंट जो होगा वहाँ का वो जांचा जाएगा, ठीक है। एक तरीके से उनकी सेफ्टी हेल्थ वगैरह का वो ध्यान रखेंगे ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट हम देखें तो एम्प्लॉय वेलफेयर, ठीक है। एम्प्लॉय वेलफेयर यानी कि कुछ उनको सर्विसेज जो है प्रोवाइड की जाएंगी एम्प्लॉयज़ को, सर्विसेज एमिनिटीज़ एंड फैसिलिटीज़ ऑफर्ड टू एम्प्लॉयज़, मतलब कि एक तरीके से अलग अलग तरह की उनको क्या दी जाएगी, सुविधा दी जाएगी। किसी को जैसे ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी दी जाए, किसी को सेफ्टी रिलेटेड फैसिलिटी दी जाए, ठीक है, या हेल्थ रिलेटेड फैसिलिटी दी जाए, तो इसमें एक तरीके से उनके वेलफेयर का ध्यान रखा जाएगा, ठीक है। जैसे हमने ये पढ़े थे फिजिकल साइकोलॉजिकल नीड सोशल नीड, ठीक है। एंड इसमें नेक्स्ट हम देखिए सोशल सिक्योरिटी मेजर्स, मैनेजमेंट प्रोवाइड्स सोशल सिक्योरिटी टू देयर एम्प्लॉयज इन एडिशन टू ऑफरिंग बेनिफिट्स, मतलब कि एक तरीके से उन्हें सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड रिलेटेड एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड करवाती है, जैसे कि उनने कुछ बेनिफिट उनके लिए बताए हुए हैं कि वो क्या क्या फ़ायदे हैं जो वो अपने एम्प्लॉयज़ के लिए प्रोवाइड करवाती है। जैसे कि आपने देखा होगा हर कंपनी में ये सारे बेनिफिट रहते ही रहते हैं, ठीक है। जैसे नंबर 1 दे रखा है कंपनसेशन टू वर्कर्स और देयर डिपेंडेंट्स हु आर इन्वॉल्व इन एक्सीडेंट्स, ठीक है, मतलब उनको कंपनसेशन
देना है एक तरीके से। नेक्स्ट हमारा दे रखा है मैटरनिटी बेनिफिट्स टू वुमेन एम्प्लॉयज। अगर जैसे कोई वुमेन एम्प्लॉय है, मतलब कि कोई महिला अगर कोई ऑफिस में काम करती है तो उसको मैटरनिटी बेनिफिट देना। मैटरनिटी बेनिफिट का मतलब होता है जैसे कि उसने कोई न्यू बेबी कोई बॉर्न किया है, ठीक है, उसके न्यू बॉर्न बेबी हुआ है तो उसको क्या एक तरीके से कुछ ना कुछ बेनिफिट दिए जाएंगे कि हफ्ते में उसको 2 दिन की छुट्टी दे दिए जाए, ठीक है। तो ये सब किस में ये सब मतलब मोस्टली प्राइवेट सेक्टर में ही प्रोवाइड किया जाता है, जो मैटरनिटी बेनिफिट जो होते हैं। आजकल तो पैटर्निटी बेनिफिट भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं, मतलब कि फादर को भी उन जैसे कि न्यू बेबी कोई बॉर्न हुआ है तो उनको भी जैसे एक्स्ट्रा छुट्टियां वगैरह दी जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखें तो सिकनेस एंड मेडिकल बेनिफिट्स, कोई भी हेल्थ रिलेटेड बेनिफिट है जैसे कि हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह ये सब दिए जाते हैं, ठीक है। डिसेबलमेंट बेनिफिट अलाउंसेस वगैरह, उनको कुछ अलग से अलाउंसेस जैसे आपने देखे होंगे ये वाले अलाउंसेस ये वाले अलाउंस ये सब भी दिए जाते हैं, ठीक है। यस मिस। नेक्स्ट हम देखें तो रिटायरमेंट बेनिफिट्स लाइक प्रोवाइड पीएफ पेंशन या ग्रेचुइटी, मतलब कि अगर जैसे कि 60 साल के हो जाते हैं। अच्छा, गवर्नमेंट में भी मिलती है क्या? सॉरी एक्चुअली मैंने क्या है प्राइवेट सेक्टर में तो ये सुना हुआ है कि मैटरनिटी लीव वगैरह ये सब दी जाती है, गवर्नमेंट में भी, ये तो बहुत अच्छी बात है। लास्ट हम देखें रिटायरमेंट बेनिफिट, यानी कि आपने देखा होगा कोई भी जैसे 60+ हो जाता है तो उनका रिटायरमेंट हो जाता है तो उनको पीएफ दिया जाएगा, पेंशन आएगी उनके टाइम टू टाइम हर महीने, ठीक है, ग्रेचुइटी प्रोवाइड करवाएंगे, ये सब चीज़ें। एंड नेक्स्ट हम देखें, नेक्स्ट है हमारा इंटीग्रेशन फंक्शन जो 5 नंबर है, ठीक है। इंटीग्रेशन फंक्शन में अगर हम देखें तो एक तरीके से जो एम्प्लॉय का जो गोल है, अच्छा पूरा ये शेड्यूल रहता है 6 मंथ की, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। इंटीग्रेशन फंक्शन अगर हम देखें तो मतलब एक तरीके से इसमें क्या किया जाता है, जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है एंड जो एम्प्लॉय का गोल है उनको आपस में मिलाया जाता है, इंटीग्रेट किया जाता है, ठीक है। तो इसमें बोला हुआ है द इंटीग्रेशन फंक्शन ट्राइज टू इंटीग्रेट द गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विद एम्प्लॉय, द इंटीग्रेशन वेरियस एम्प्लॉय ओरिएंटेड, ठीक है, इसको हिंदी में देखते हैं सब। 5th नंबर है हमारा एकीकरण कार्य, यानी कि एकीकरण कार्य कर्मचारी के साथ एकीकरण के लक्ष्यों को एकीकृत करने का प्रयास करना, मतलब कि जो फर्म है, ऑर्गेनाइजेशन है एंड जो कर्मचारी है उन दोनों के गोल्स को, जो भी ऑब्जेक्टिव है उनको क्या किया जाता है, मिलाया जाता है, इंटीग्रेट किया जाता है, ठीक है। विभिन्न कर्मचारी उन्मुख कार्यक्रमों के माध्यम से एकीकरण लोगों को उचित अनुशासनात्मक उपायों की मांग करते हुए शिकायतों को सशक्त बनाता है, ठीक है। तो मेन तो हमने इसमें मतलब समझा ही इंटीग्रेशन फंक्शन को, ठीक है। जो भी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है एंड एम्प्लॉय का ऑब्जेक्टिव है उन सबको आपस में इंटीग्रेट किया जाएगा, मिलाया जाएगा, ठीक है। अब इसमें हमारे कुछ पॉइंट आएंगे, जैसे कि नंबर 1 अगर दे रखा है हमारा ग्रीवियंस रिड्रेसल, ठीक है। ग्रीवियंस रिड्रेसल का मतलब होता है कि अगर कोई एम्प्लॉय की शिकायत है मान के चलिए तो उसका क्या किया जाएगा, निवारण किया जाएगा। जैसे कि इसमें बोला हुआ है ए ग्रीवियंस इज एनी फैक्टर इन्वॉल्विंग वेजेस आवर्स कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मतलब कि जो शिकायत है वो इन चीज़ों से रिलेटेड हो सकती है, वेजेस से या उनके काम, मान के चलिए 3 घंटे देने तो उन्हें 2 घंटे दिए काम के लिए,
या कंडीशन, ठीक है, उनके अगेंस्ट कंप्लेंट है एम्प्लॉयर या जो एम्प्लॉय हैं, तो उसका क्या करना, निवारण करना। एंड नेक्स्ट हम देखें डिसिप्लिन। इट इज़ द फोर्स दैट प्रॉम्प्ट एन इंडिविजुअल और ग्रुप टू ऑब्जर्व द रूल, रेगुलेशन, प्रोसीजर। ये सब क्या है, एक तरीके से मेंटेन करके रखना है गोल को अचीव करने के लिए। मतलब हर एक जो एम्प्लॉय है वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को क्या करे, फॉलो करे, ठीक है। नेक्स्ट हम देखें टीम एंड टीम वर्क, यानी कि सारे लोग जो हैं एक टीम में काम करें, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे कलेक्टिव बार्गेनिंग। कलेक्टिव बार्गेनिंग मतलब बात की जा रही है ये वर्क आवर्स जो हैं एम्प्लॉयज़ को, उनको लेके बात की गई है कि मतलब उस मामले को वो निपटाएं। किसी को मान के चलो इतने घंटे काम करके रेस्ट चाहिए, तो वो उस पर एक तरीके से ऑर्गेनाइजेशन ने काम करे और उनकी सुनवाई करे, ठीक है। जैसे कि इसमें बोला गया, इट इज द प्रोसेस ऑफ एग्रीइंग ऑन सेटिस्फैक्टरी लेबर कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द मैनेजमेंट एंड यूनियन, ठीक है। द कॉन्ट्रैक्ट कंटेन्स एग्रीमेंट अबाउट एज ऑफ एम्प्लॉयमेंट सच ए वेजेस, आवर्स, प्रमोशन, डिसिप्लिन। मतलब कि एक तरीके से एक एग्रीमेंट होगा, एक कॉन्ट्रैक्ट होगा ऑर्गेनाइजेशन के बीच में और वर्कर्स या जो एम्प्लॉय होंगे उनके बीच में, ठीक है, जिसमें मतलब एक तरीके से सारी चीज़ें लिखी होंगी, उनके वेजेस की, उन्हें क्या वेजेस पे किए जाएंगे, उनके वर्किंग आवर की, उन्हें कितना काम करना है, ठीक है, उनके प्रमोशन, डिसिप्लिन, ये सब के बारे में। या मतलब कि जैसे अभी बताया कि 3 घंटे काम करें फिर वो रेस्ट लें, तो ये सब एक तरीके से उस एग्रीमेंट में मेंशन रहेगा। इससे फिर होगा क्या, वर्कर्स को वो एक तरीके से फॉलो करना ही, तो इससे होगा क्या, वर्कर्स को वो अच्छी तरीके से फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि वो सारा एग्रीमेंट में मेंशन है। अगर वो नहीं करेंगे ऐसा, तो जो ऑर्गेनाइजेशन होगी उनके खिलाफ एक्शन लेगी, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन एंड एम्पावरमेंट। एक तरीके से एम्प्लॉय का इसमें पार्टिसिपेशन रहेगा। नेक्स्ट हम देखें ट्रेड यूनियंस एंड एम्प्लॉय एसोसिएशन, ठीक है। सब में सब लोग जो हैं एक तरीके से आपस में मिलके काम करेंगे, मतलब एक तरीके से वो एक दूसरे को हरेसमेंट वगैरह ना करें। जैसे कि होता है ना, कोई वर्कर दूसरे वर्कर को परेशान कर रहा है, ऐसा कुछ वहाँ पे ना हो, सब मिलजुल के काम करें, ठीक है। एंड नेक्स्ट हम देखेंगे इंडस्ट्रियल रिलेशन, ठीक है। इंडस्ट्रियल रिलेशन में देखेंगे तो हार्मोनियस इंडस्ट्रियल रिलेशन बिटवीन लेबर एंड मैनेजमेंट। मतलब कि एक तरीके से अच्छा रिलेशन जो है मेंटेन रहेगा, जो लेबर है, जो वर्कर्स हैं और मैनेजमेंट है उनके बीच में, ठीक है। एंड नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा इमर्जिंग इश्यूज, ठीक है। इमर्जिंग इश्यूज एक तरीके से ये फोकस किया जाएगा, मतलब कि एम्प्लॉय हैं उनके अकाउंटिंग की जाए, ऑडिटिंग की जाए, उनका डेटा लिया जाए, कौन कैसा काम कर रहा है, सारी चीज़ें इसमें देखी जाएंगी। जैसे कि नंबर 1 है हमारा पर्सनल रिकॉर्ड। जो एम्प्लॉय हैं उनका पर्सनल रिकॉर्ड रखना, जैसे कि पेपर्स, फाइल्स या कार्ड, कैसेट, इन सब की फॉर्म में, ठीक है। ये तो हर फॉर्म में आपने देखा वो चलता ही होगा, हर कैंडिडेट का इसमें रिकॉर्ड रहता ही रहता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे एचआर ऑडिट, ठीक है। मतलब कि एक तरीके से जो पॉलिसीज, प्रोसीजर वगैरह जो होते हैं उनको बताए जाते हैं, ठीक है। जो एचआर होंगे इसमें ऑडिट करने का एक तरीके से काम करता है, ठीक है। एंड थर्ड नंबर हम देखेंगे ह्यूमन रिसोर्स रिसर्च। मतलब इट इज द प्रोसेस ऑफ इवेल्युएटिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज, प्रैक्टिसेस, डेवलपिंग मोर एप्रोप्रिएट। मतलब कि एक तरीके से इसमें जो ह्यूमन रिसोर्स की पॉलिसीज हैं, ह्यूमन रिसोर्स यानी कि ये पहले भी बताया था एचआर है ये, यानी कि ये पर्सन है, ठीक है। उसकी पॉलिसीज वगैरह को क्या करना,
एवेल्युएट करना। ठीक है, नेक्स्ट दे रखा है हमारा HRA यानी कि जो असेट्स की वैल्यूएशन है फर्म में उसको बताना। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम में हम देखें तो इसमें क्या होगा, एक तरीके से जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उनका डेटा क्या एक तरीके से मेंटेन किया जाएगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट हम देखें स्ट्रेस एंड काउंसलिंग। स्ट्रेस एंड काउंसलिंग एक तरीके से ये एक्टिविटी को HR परफॉर्म करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखें इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। जैसे कि मान के चलिए HR जो है इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रहा है। ठीक है, तो उसकी एक्टिविटी को क्या किया जाएगा, फिर जो यहाँ की फर्म है उसे इंटीग्रेट यानी कि उससे जोड़ा जाएगा। ठीक है, जैसे कि देखा होगा आपने इंटरनेशनल लेवल पर भी हायरिंग चलती हैं। ठीक है, तो उनको क्या किया जा रहा है, यहाँ की कंपनी से इंटीग्रेट किया जा रहा है। ठीक है, अब हम देखेंगे रोल, हमारा ये लास्ट टॉपिक है, रोल ऑफ HR मैनेजर। मेन जो फंक्शंस थे हमारे वो उसमें आप मेन पॉइंट जो है अच्छे से याद रख लेना, किस पॉइंट के अंदर क्या आता है। ठीक है, तो पॉइंटों को आप कर लेना। सबसे नंबर हम 1 देखेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव रोल को। इसमें मतलब जो भी ये इंक्लूड करता है पॉलिसी फॉर्मुलेशन, इम्प्लीमेंटेशन, हाउसकीपिंग, इन सबको। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले नंबर 2 में हम देखेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपर्ट। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपर्ट में हमारे ये सब पॉइंट आ जाएंगे। द एडमिनिस्ट्रेटिव रोल ऑफ एन HR मैनेजर इज हैवीली ओरिएंटेड टू प्रोसेसिंग एंड रिकॉर्ड कीपिंग। मतलब कि वो रिकॉर्ड रखता है जो HR होंगे उनके। ठीक है, बाकी हम देखें मेंटेन रखता है जो एम्प्लॉय की फाइल्स हैं उनको, HR रिलेटेड जो भी डाटा हुआ उसको मेंटेन करके रखेगा। ठीक है, मेन आपको ये याद रखना है क्या क्या चीज़ें हैं वो रहेंगी। ठीक है, नेक्स्ट हम देखें एडवाइज़र, यानी कि वो स्टाफ के फॉर्म में भी काम करता है, एडवाइस देने का काम भी करेगा, सजेशन देके इस तरीके से काम करना है, ये करना है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखें हाउस कीपर। ठीक है, इसमें जो है द एडमिनिस्ट्रेटिव रोल ऑफ ए पर्सनल मैनेजर इन मैनेजिंग दी सो इंक्लूड रिक्रूटिंग, प्री एम्प्लॉयमेंट टेस्टिंग, ये सब चीज़ों का इसमें क्या किया जाएगा, एक तरीके से ध्यान रखा जाएगा। ठीक है, मतलब कि जैसे बोला गया है रिक्वायरमेंट में मतलब किस किस चीज़ की नीड है उनकी, जैसे वेजेस डिसाइड होंगे, सैलरी डिसाइड होगी। ठीक है, उनको क्या बेनिफिट देना है, क्या पेंशन वगैरह आगे, ये सब चीज़ें उनका रिकॉर्ड जो है मेंटेन किया जाएगा जिसको हायर किया जा रहा है, जो भी कैंडिडेट है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखें काउंसलर, मतलब कि उसकी काउंसलिंग की जाएगी। ठीक है, बाकी हम ऐसा कर लेंगे, थोड़ा सा जो टॉपिक बचा है बाकी के टॉपिक हम कल कर लेंगे। ठीक है, जो रोल्स हैं हमारे HR मैनेजर के उनको एक बार कल फिर से हम देखेंगे। ठीक है, डिटेल में आज हमने ऐसे ही देख लिया शॉर्ट में, बट कल दोबारा से इनको एक बार देखेंगे। ठीक है, थोड़ा सा टॉपिक हमारा बचा हुआ है इस चैप्टर का, तो उसको कल करते हैं। ठीक है, बाकी मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू। PYQs एक्चुअली ये वाला सिस्टम है, आपको 1 दिसंबर को
जो सारी हमारी जो यूनिट हैं, ठीक है, जितनी भी हमारी 10 यूनिट्स हैं, सारे क्वेश्चन आपको अवेलेबल हो जाएंगे। जैसे कि मान के चलिए यूनिट 1 है तो आपको इसके 100 क्वेश्चन अवेलेबल हो जाएंगे, वो भी चैप्टर वाइज। मतलब आपके क्वेश्चन एक तरीके से बन चुके हैं, रेडी हैं, ये आपको 1 दिसंबर को एप्लीकेशन में ही मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप उनको 1 मंथ आपके पास होगा तो उनको अच्छे से सॉल्व करते रहना, क्योंकि लास्ट टाइम है, ऑब्वियस सी बात है, ये क्वेश्चन सॉल्व जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट दोगे, जितने ज़्यादा क्वेश्चन करोगे, आपके लिए ही अच्छा है, ठीक है। तो बाकी अपन मिलते हैं कल की क्लास में, ठीक है।